आज कक्षा 11 के जीव विज्ञान के छात्र ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में मैंने फोटोसिंथेसिस से जुड़ी हुई सभी प्रकार के, चाहे फोटो रिस्पिरेशन हो, C4 प्लांट, C3 प्लांट, C3 चक्र, C4 चक्र, CAM प्लांट और फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, बायोसिंथेटिक प्रोसेस को हमने डिटेल में बताया। अब आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। पौधों में श्वसन क्रिया कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम ये ध्यान दें कि क्या पौधे भी श्वसन करते हैं और ये क्यों करते हैं श्वसन, कैसे करते हैं, क्या सभी प्रकार के जीव श्वसन करते हैं। अगर हम इस तरह से ये ध्यान दें तो हमें ये मालूम होगा कि जितने भी जंतु हैं, सभी जंतु अपनी जैविक क्रिया को करने के लिए उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी जो उन्हें आवश्यकता होती है, चाहे वो रिस्पिरेशन ही क्यों न हो, एब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशन है, और आप रिप्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्ट है, मूवमेंट है, ये सभी जो भी क्रियाएं होती हैं, सबके लिए ये ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये हर काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ये ऑर्गेनिज्म ऊर्जा कैसे और कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये पता चलता है कि ये भोज्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कहाँ प्राप्त करते हैं? सेल के अंदर। पौधों में किसी प्रकार का श्वसन अंग नहीं होता। पौधों के अंदर किसी प्रकार का श्वसन अंग नहीं होता। जैसा कि एनिमल्स में श्वसन अंग पाए जाते हैं, लंग्स है, स्किन है, गिल्स हैं, बक्कल चैम्बर है, लेकिन इस प्रकार का कोई श्वसन अंग पौधों में नहीं पाया जाता। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर ये ऑक्सीजन की सप्लाई पौधों में कैसे होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है। तो देखिए, पौधों में गैस ऑफ एक्सचेंज के लिए पत्तियों में स्टोमेटा, स्टेम में लेंटसिल पाए जाते हैं, और रूट में जो उनके रूट हेयर्स होते हैं, तो मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर्स आर आल्सो एबल टू एक्सचेंज द O2 and CO2 ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। रूट में जो रूट हेयर्स पाए जाते हैं, उनमें ये क्षमता होती है कि वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने की उनके पास उस मेम्ब्रेन में ये क्षमता होती है। अब ये हमें जानना है कि जब ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है, तो फूड से मिलती है। कैसे मिलती है? उनके ऑक्सीडेशन से मिलती है, चाहे वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चाहे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए O2 आवश्यक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के लिए O2 आवश्यक नहीं है, वो इंजाइमेटिक होती है। इंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा जो है वो कंप्लीट होती है। हालांकि O2 का ऑक्सीडेशन भी इंजाइमेटिक है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी भोज्य पदार्थों का ये ब्रेक डाउन होता है और वो
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसका मतलब ये कि जब हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है तो भोजन में ऊर्जा कहाँ से आती है? तो सोर्स ऑफ एनर्जी, टोटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इकोसिस्टम इज द सन। सूर्य ही ऊर्जा का पूरे इकोसिस्टम के लिए स्रोत है। बट ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया photosynthesize and prepared the food. And their food are also perform the total energy required by all organisms live in universe. केवल साइनोबैक्टीरिया और हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने की क्षमता होती है। और ये जितने भोजन बनाते हैं, इसी भोजन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति पूरे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म है सबको होती है। अगर हम प्लांट में ही देखें तो प्लांट में भोजन बनाने का कार्य केवल ग्रीन सेल करते हैं, विच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्लोरोफिल। जिन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, वही केवल भोजन बनाने का काम करते हैं। इट मीन्स अदर सेल्स also required food from photosynthetic cell। पौधों में भी जिस सेल में क्लोरोफिल नहीं है, जो भोजन स्वयं नहीं बनाते, उनको यही ग्रीन सेल फोटोसिंथेसाइज करके जो भोजन बनाते हैं, ये उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो ये पौधों को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं और एनिमल तो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ऑल द एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड। अपने भोजन के लिए सभी जो एनिमल्स हैं वह प्लांट पर ही निर्भर करते हैं, चाहे वह डायरेक्ट हर्बीवोर्स और इनडायरेक्ट कार्निवोर्स, अपने भोजन के लिए। सो एनिमल्स आर नोन एज हेटरोट्रॉफिक, इसलिए हम इनको हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। सम एनिमल्स, सम ऑर्गेनिज्म आर सैप्रोफाइट and they get their food during decaying matter। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने भोजन को डिकेइंग मैटर से भी वो प्राप्त करते हैं। अगर हम ये ध्यान दें कि सभी प्रकार के जो ये भोजन है, ये सभी भोजन एनर्जी रिच होते हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स बाइंड द लाइट एनर्जी एंड व्हेन bond are breaked they provide energy। breakdown occur during ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होता है तो इनके ब्रेक डाउन टूटते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और उनसे ऊर्जा निकलती है। तो अगर हम इस तरह से कह दें कि ये रिस्पिरेशन क्या है,
तो respiration is a process in which carbon bonds are break down. Carbon bonds are breakdown of the food and produce energy, and this energy is trapped by ATP, and ATP then release bond energy for the function of biochemical process. जब बायोकेमिकल प्रोसेस चलते हैं तो इस प्रकार से ये जो एटीपी की जो ऊर्जा है उसके बॉन्ड टूटते हैं और हमारी सभी शरीर की क्रियाएं जो है संपन्न होती हैं। इस तरह से अगर हम ये कहें कि एटीपी इज़ द कॉइन्स ऑफ एनर्जी कॉइन्स, एटीपी इज नोन एज एनर्जी कॉइन्स, ये ऊर्जा का सिक्का कहलाता है और ये हमें प्राप्त होता है रिस्पिरेशन में, और फिर इस प्रकार से ये हमें काम में आता है और एटीपी ही हमें जो है प्राप्त होती है। भोजन चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी है, जब इनके ऑक्सीडेशन होते हैं तो इनके बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं और इसीलिए इनसे एनर्जी मिलती है, और इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट में चाहे वो ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, स्टार्च हो या अन्य प्रकार के प्रोटीन्स और फैट हैं, इनको हम रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। तो रिस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है? भोजन के अंदर जो सूर्य की ऊर्जा कार्बन बॉन्ड्स में स्थिर है, उनके ऑक्सीडेशन से बॉन्ड टूटने पर जो ऊर्जा रिलीज होती है उसे हम लिबरेट एनर्जी कहते हैं, जो पुनः एटीपी में ट्रैप्ड होती है, और एटीपी से ऊर्जा जो प्राप्त होती है उससे हम अपनी बायोसिंथेटिक क्रियाएं, बायोकेमिकल क्रियाएं या जैविक क्रियाएं संपन्न करते हैं। इस प्रकार से यह क्रिया संपूर्ण रूप से रिस्पिरेशन कहलाती है। यह कोशिकाओं के अंदर, यह साइटोप्लाज्म में अथवा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब हम एक चीज़ ये बताएंगे, क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं? डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? तो उत्तर मिलेगा कि हाँ, क्योंकि अगर ये लिविंग है तो इनको भी जैविक क्रिया संपन्न करना है, और जब जैविक क्रिया संपन्न करना है तो इन्हें भी ऊर्जा की ज़रूरत होगी। ऊर्जा की ज़रूरत कैसे होगी? इनके अंदर भी भोजन है, भोजन का ये ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर ये ब्रेक डाउन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और इनके एक्सचेंज के लिए इनके पास ये स्टोमेटा, लेंटिसिल और रूट हेयर ये पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से ये करते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हम ये देखें कि सबके पास ये जो कोशिकाएं हैं, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और ये ऑक्सीजन इन माध्यम से हर कोशिकाओं तक ही पहुंचते हैं, और हर कोशिकाओं में ये जो जैविक क्रियाएं होती हैं, इस जैविक क्रियाओं को ये पूरा करने के लिए इसमें सभी चीज़ें संपन्न होती हैं। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जब हम ग्लूकोज का कंप्लीट कंबस्शन करते हैं तो उसमें ग्लूकोज का पूर्ण ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के माध्यम से होता है, और पूर्ण जब ब्रेकडाउन होता है तो इसे हम ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, और इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन कभी कभी अगर हम ये तुलना करें कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलता, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म break down the glucose in the absence of O2 by the help of enzyme, and this is known as anaerobic respiration. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऊर्जा प्राप्ति के लिए उन्हें अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो अपने भोज्य पदार्थ का, अपने ग्लूकोज का वो ब्रेक डाउन
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करके वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करके वो अपने जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। हाँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म लेस एक्टिव होते हैं, थोड़ा ये कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि अधिक क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। ऐसी स्थिति में अगर हम ये देखें कि जो ये एंजाइमेटिक क्रियाएं जो होती हैं, इसे हम अनाक्षी श्वसन या एनाएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, और जब ये ऑक्सीजन के द्वारा जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो इसे हम ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। जनरली जो एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वे जब बिना ऑक्सीजन के जब ये अपने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं तो उस समय जो ऊर्जा निकलती है वह ऊर्जा बहुत कम मात्रा में होती है और उनके इस क्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली complete performed by the enzymes and also release energy. This is known as glycolysis and this conduct in the cytoplasm of the cell. ग्लाइकोलिसिस की क्रिया ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और ग्लाइकोलिसिस क्या है? यह बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं साइटोप्लाज्म होती है। तो बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ये ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। इसमें ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड कहलाता है। और इस क्रिया में एनर्जी मिलती है, इस क्रिया में एनर्जी मिलती है, लेकिन ये बहुत थोड़ी मात्रा में एनर्जी होती है और इसीलिए हम इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। प्रारंभ में जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, एनारोबिक कंडीशन था, उस समय ऑर्गेनिज्म जब ये रिस्पिरेशन किए, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता हुई तो वो एनारोबिक रिस्पिरेशन ही किए और वो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा बिना ऑक्सीजन के ही भोज्य पदार्थों का ब्रेकडाउन करके वो ऊर्जा प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार अगर ये देखा जाए तो हम ये ग्लाइकोलिसिस सब क्या है इसको हम डिटेल में बताएंगे। ये एनारोबिक रिस्पिरेशन अर्थात बिना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड, दिस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस एंड ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड in glycolysis, that is 2 ATP. Total is 2 ATP. 2 ATP energy is trapped by the glucose. अब नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस क्या है इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। इसके बारे में आप अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे। वीडियो को 1-2 बार और पढ़िए और पढ़ करके फिर किताब का जो आपके पास लेसन में जो वर्णन है उसको भी पढ़िए और जो मैंने बताया है इसको भी पढ़ करके थोड़ा करेंगे। फिर अलग से अपना एक नोट बना लीजिए, ये आपके लिए कारगर है। क्योंकि देखिए विद्यालय जो है बंद चल रहे हैं, तो वीडियो ज़रूर सुनिए और फिर अपनी कुछ नोट बनाइए ताकि आप भी इसी तरह से बोल सकें। धन्यवाद।